चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2। चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो पढ़ते हैं पाठ को पहले। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। हमारे भारतीय इतिहास में नालंदा जो है एक आकर्षक नाम है, एक अच्छा नाम है, एक लुभावना नाम है। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। ज्ञान जहां मिले वहां पे भेदभाव, वो कहावत है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु का जाति नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए उससे। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो देश है और जाति के भेद हैं वो लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्ज्वलन दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। मतलब कि बहुत दूर दूर तक नालंदा का जो वाणी था, वाणी का मतलब क्या हुआ, नालंदा से जो ज्ञान आता था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। 6 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य का केंद्र रहा। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नालंदा एशिया का कितने वर्षों तक चैतन्य का केंद्र रहा? 6 वर्षों तक। समझ में आ जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। ये देखो, मगध जो था पहले के नाम है, ये जो मगध की राजधानी व्यवहार, ऑब्जेक्टिव कहेगा यहां से कि मगध की राजधानी कहां थी? व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई थी। चारों तरफ से 5 को पर्वत था उसका, और हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों के से 7 मील उत्तर की ओर है। लोकेशन बता रहा है ये। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। भगवान बुद्ध के समय तक नालंदा था। अब नालंदा है, लेकिन जो विश्वविद्यालय वहां का है, जो वहां का जिसके लिए वो प्रसिद्ध था, वो शायद लुप्त हो गया है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आगमन था। जैन धर्मों के ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। ऑब्जेक्टिव ये आएगा कि जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में किसकी भेंट हुई थी? तो महावीर और आचार्य मेखली पुत्र दोनों एक महान व्यक्ति थे। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या बहिर्रिक्त स्थान समझा जाता था, जहां महावीर 14 वर्षों तक व्यतीत किए थे। सोचो, नालंदा में महावीर जो हैं 14 वर्ष बिताए थे वहां पे। सूत्र कृतांक के अनुसार नालंदा एक धनी नागरिक लेप ने धन धान सैया आसन रथ सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया था और उनका शिष्य बन गया था। जब नालंदा में भगवान बुद्ध पहला बार आए थे तो वहां का एगो नागरिक था लेप, उनका पूरा स्वागत करता है। देखिए, उनका स्वागत करने के लिए, स्वागत करने का मतलब क्या होता है? जैसे आदमी ना वो जाता है द्वार तक, उनको लेकर के आता है, चलिए, तो ऐसे ही स्वागत करने के लिए। जैसे देखे होंगे कि दूसरा देश का जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो कोई ना कोई स्वागत के लिए जाता है। वो जैसे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कोई ना कोई वहां पर रहता है जो उनके पिकअप करता है, फिर उनके साथ अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। मोदी जी देखिए भूटान गए होंगे तो वहां पे पूरा वो टेंट बाजा सब बज रहा था, उनको स्वागत के लिए। वहां का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो किया जा रहा था। तो ये सब किया जाता है। अरे लगभग शादी ब्याह होता है तो हम लोग के भी स्वागत के लिए बाराती उराती आता है तो नहीं, आदमी सबको झुंड बना के जाता है, चलो चलो वहां पे चलो, माला वाला लेके जाता है, हाँ लीजिए चलिए। अब तो वो कुछ एक स्वागत है, वो ना किया जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है वहां पे। तो ऐसे ही ये स्वागत किए थे ये। अब देखे होंगे राम आए होंगे तो पूरा, अब का राम आए होंगे तो घरवा नहीं आते, वो घरवा आते कि नहीं आते, लेकिन पूरा अयोध्या टूटल गया है। जहां वो उनका पुष्पक विमान उतरा वही जो पहुंच गया है, वही जो भरत बीब लेके सब कुछ बैठे हैं। अरे वो घरवा तैबे करेंगे, घर में भेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्वागत करने के लिए गए थे कि चलिए अब हमारे अब क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहां से स्वागत करके ले जाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा उनको भी लगता है हाँ हम कुछ हैं।
तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्म भूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे प्रवर्धित किया था। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनतम अनुभूति बुद्ध, अशोक और दोनों से संबंधित है। नालंदा का जो अनुभूति है वो बुद्ध से, भगवान बुद्ध और अशोक, सम्राट अशोक, उससे भी है। यद्यपि नालंदा की प्राचीनतम अनुभूति दोनों से है, किंतु प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने नालंदा आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, जिसमें सुदजर्य नामक एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। 4वीं सदी में चीनी यात्री, देखिए ये फाहियान की भारत यात्रा एगो पढ़ना है, चैप्टर है शायद हुएनसांग की भारत यात्रा एक पढ़ना है, इसमें 7 क्लास के चैप्टर में वो पढ़ना है, वो हिंदी में। तो वैसे ही है ये कि ये नालंदा आए थे चीनी यात्री, मतलब भारत विश्व गुरु वैसे ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पे ज्ञान अर्जित किए हैं। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय युवानचांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। ऑब्जेक्टिव ये आता है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा देश का यात्री आया था, तो युवानचांग। जब युवानचांग आया था तो नालंदा उन्नति के किस शिखर पर था, सबसे ऊपर था, मतलब सबसे ज्यादा उसका हाईलाइट हो गया, जितना भी करना था सब हो गया था उसमें। युवानचांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। नालंदा का मतलब होता है न ऑल दा। मतलब ये क्या होता है कि सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में आप जितना भी बटोरना चाहे बटोर नहीं सकते। मतलब क्या हुआ कि ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप चाहिएगा कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो वही ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वो सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न उसके लेने वाले को। आप ज्ञान कितना भी दे दीजिएगा तृप्ति नहीं होता है, ज्ञान कितना भी ले लीजिएगा तृप्ति नहीं होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय, अब कोई भी विद्यालय खोलने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो वो जो है जनता के उदार दान, जनता उसमें दान पुण्य किया था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था। 500 व्यापारी दान किए थे इसके लिए, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दे दी थी। नालंदा को भूमि खरीद, नालंदा में जमीन खरीद के व्यापारी लोग किसको दान दे दिए थे, भगवान बुद्ध को दान दे दिए थे। युवानचांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। उदान दिए भगवान बुद्ध, उसको एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए। उस समय उसमें 6 बड़े विहार थे। विहार मतलब बड़े बड़े जगह थे उसमें। 8वीं सदी के यशोवर्धन के शिलालेख में नालंदा का एक भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते हैं। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिसमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उसमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। चीनी यात्री ईत्सिंग के समय यह बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें से इनका वर्णन सच्चाई प्रकट होती है। देखो, विश्वविद्यालय का मतलब, अभी जो विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि उसमें 50-60 कमरे हों, 10-20 कमरे हों, 10-20। और बहुत सारा स्कूल तो है जिसमें 3-4-5 को कमरा है, बस स्कूल घोषित कर दिया गया है। उसको कुछ दिन में एक घर को स्कूल घोषित कर दिया जाएगा लगता है।
पहले के अब ये चले जाओ करवंदिया विश्वविद्यालय, करवंदिया मध्य विद्यालय में फील्डे नहीं है, तब वो का स्कूल घोषित किया है ना। स्कूल का मतलब होना चाहिए कि वहां पे बहुत सारा बड़ा फील्ड होना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, चारों तरफ से थोड़ा खुला जगह होना चाहिए, कम से कम क्लासरूम बड़ा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि 10 को लेके आए तबे भर गया लो। उसमें साफ सफाई होना चाहिए, स्कूल स्कूल जैसा लगना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल लग रहा है घर जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सोचो, ये जो नालंदा का विश्वविद्यालय था उसमें 300 कमरा था, एक दो को नहीं। कौन कौन स्कूल में 300 लड़कों नहीं होगा, उसमें 300 कमरा खाली था और 8 मंडप थे। मंडप मतलब क्या होता है, आगे आंगन जैसा 8 को था, बड़का बड़का एकदम। वो विश्वविद्यालय था, ऐसे ही नहीं ना बना है, भगवान बुद्ध का बनवाया हुआ है। अभी जो मंदिर बना है राम मंदिर नया, उसमें कितना भी भीड़ चला जाए उसमें पते उभर भी नहीं करेगा, ऐसा नौकरा के डिजाइन करके बनी भी किया है, सब बहुत जगह लेके बनाया है। और इस तरह से बनाया है कि एक तरफ से आप एंट्री मारिएगा तो दूसरी तरफ से बाहर जाना है आपको, तो भीड़ लगेगा ही नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि एक रास्ता आवे के एक रास्ता जाए के, तो जाम हो ही जाएगा, क्योंकि जो अंदर आ गया वो बाहर निकलेगा, जो बाहर वो अंदर आएगा। उसमें ऐसा बनाया नहीं है। दूसरा चीज, उसका परिसर बहुत बड़ा लिया है, ऐसे सब सोच के लगाया है, चालू किया है इसको। चलिए देखते हैं आगे। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांवों की अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। सोचो, उतना तो देख करके बनवा दिया गया, लेकिन मेंटेनेंस में भी तो खर्चा लगेगा। वहां पे जो पढ़ाने आएंगे वो तो फ्री में पढ़ाएंगे नहीं, फ्री में काहे पढ़ाएंगे, उनका पेट नहीं है, उनका बाल बच्चा नहीं है, तो फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं, तो उनको पैसा देना है। पैसा देने के लिए 100 गो गांव कह दिया गया कि 100 गो गांव से जो दान आएगा, जो संपत्ति आएगा, वो सब नालंदा विश्वविद्यालय को समर्पित है, उसी से उसका पूरा खर्चा उर्चा चलेगा। ईत सिंह के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई। जब ईत सिंह आया तो बाकी लोग भी देने लगे। ये होता है ऐसा, अगर अच्छा कुछ होने लगता है ना, ऑटोमेटिक दान दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है राजनीतिक पार्टी क्या घरे से पैसा लाता है? इन लोगों को दान देता है सब कोई। बड़े बड़े जो कंपनी हैं, इन लोग को 50-50 करोड़ 500 करोड़ दान देता है, दान। आपका मोदी जी घरे से पैसा लाकर रैली कराते हैं, इनको अडानी अंबानी जैसे आदमी दान करते हैं कि लीजिए पैसा। अब वो लोग कि उनको का फायदा है बताते हैं। जैसे कि जो राजनीतिक पार्टी आता है तो हम मान लो दान दिए हैं, तो कम से कम हमारा प्रति सख्ती नहीं बरतेगा वो। हम कुछ फाइल साइन कराने जाएंगे, फट देनी साइन करेगा कहाँ, इसलिए दान देता है। वो पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन जैसे अब टावर लगाना हो, ऑब्जेक्शन कोई आ रहा है, गया मोदी जी, देखिए ना ये टावर और नहीं लगाने दे रहा है, अरे लाइए हम साइन करते हैं, सब पास, तो वो करता है वहां पे। 200 तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों से नालंदा के निर्माण में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई से प्राप्त हुई है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र श्री बालपुत्र देव ने मगध सम्राट के देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनके ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। दूसरे राजा वहां के, वो बना ऐसे नहीं है कि एक आदमी बस बनवा रहा है उसको, जो आता था देखता था। आपको क्या लगता है राम मंदिर में सरकार का पैसा लगा है? 1 भी रुपया नहीं लगा है, वो दान से बना है। दान 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 से बना है। जो गया, अभी भी वहां पे दान पेटी लगा हुआ है, जो जा रहा है 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 डल दे रहा है उसमें। और वो पहला दिन शायद सुने थे कि 1 करोड़ की 3 करोड़ रुपया जुटा था दान का, उसमें पैसा गिर रहा था उसमें। दान को गिनने के लिए वहां पे 10 गो आदमी पैसा देकर लगाया है कि गिनो इसको बैठ के आए। वो हाँ, गमला गमला पैसा ढो रहा है सब। तो वो सब कहां से बना? वो तनकी लगा है, करोड़ों रुपया लगा उसमें। कितना करोड़ रुपया लगा है?
तो वो दान से लगा है, बड़ा बड़ा आया। अब हम लोग ना मक्खी चूस हैं कि 2 रुपया दान देने में लगता है कि नहीं 2 रुपया का चॉकलेट खा के खाएंगे। और कितना लोग आता है वो 2-5 लाख का चेक काट के दे देगा, हाँ लीजिए जाइए। तो वो वैसा वैसा आदमी है। बड़े बिहार का निर्माण किया। उन समय 5-9 गांवों की आय, प्रज्ञा परमिता के आदि पूजन, चतुर्दिश आदि अंतर्राष्ट्रीय आय, भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयासन का आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई है। नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय आर्य भिक्षु संघ की धाक एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी मुद्राएं नालंदा से प्राप्त हुई हैं। नालंदा शिक्षा क्रम की सबसे बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़ करके विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। आज के शिक्षा का श्रेय और पहले के शिक्षा का श्रेय बिल्कुल अलग था। आजकल का ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा भी कह दोगे कि तनिक कमा लीजिएगा, कुछ पैसा के बारे में कुछ नॉलेज है, तो नहीं, कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन तक पहुंचा है, बीए तक पढ़ लिया, लगभग 15 साल लड़का पढ़ा है वो, लेकिन कहोगे कि पैसा कमाने के बारे में क्या पढ़े हैं, तो कुछ नहीं, पता नहीं क्या पढ़े हैं, मुगल बादशाह यही सब पढ़ के रह गए, कुछ पता नहीं चला। हम लोग के शिक्षा नीति में जानते हो क्या है, कमी है ये। हम लोग के शिक्षा नीति में मैनेजमेंट नहीं बताता है। मैनेजमेंट मतलब समझ में आता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है। अब एक बात बताते हैं, हनुमान जी जब नहीं लंका में अंगद जब गए तो राम भेजे थे उनको किसके लिए, सुलह कराने के लिए, कि अंतिम बार बोल दो कि मान जाए, सीता को वापस लौटा दे, हम लोग यहां से चुपचाप हैं चले जाएंगे। अब अंगद गए, राज्यसभा में बैठ करके कह रहे हैं, तो रावण बैठा है, रावण के सामने अंगद बैठे हैं, वहां एक वार्तालाप हुआ, खतरनाक वार्तालाप हुआ। अब देखो मैनेजमेंट कैसे करना है। राम केवल ये कह के भेजे थे कि जाओ उसको समझा दो, बाकी कुछ नहीं कहे थे। बाकी संभालना किसको था। अब शत्रु के देश में जाना है, उसका घर में घुस के ओकरे के धमकी दे के आना है, और वो भी ऐसा आना है कि हमको जिंदा छोड़ दे, नहीं तो वो भी खतरनाक है, ओकर धर्म और कुछ पता नहीं है, वो काट देगा, वही काट देगा, वो उठाएगा तलवार मारेगा, कट जाओगे, वो नहीं है, ओकरा यो नहीं कि भाई दूत है छोड़ देते हैं। अब रावण बोला इनसे कि अरे अंगद, सबसे पहले तो तू गड़बड़ है, तोर पिता के जब मुंह आया तू ओकरे ओर से लड़ रहा है, सबसे पहले तो तोरा में दोष है ये, तू ऐसा कर, तू हमरा और आओ, पिता का तोर बदला लेंगे मिलके। संगत बोले अपन बुद्धि अपने भी रखिए, हमको मत सिखाइए, हमको पता है कि हम किसके साथ हैं, हम सही के आदमी के साथ हैं, हमारे पिता में गलती था, चलो ठीक है। अब रावण बोल रहा है, अब देखो रावण ये राम के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ये रावण इनको छोटा दिखाएगा तब ना, ये अंगद हैं, अंगद ऐसा करेंगे कि इनको बड़ा दिखाना है। तो रावण बोला कि अरे हमारा इनका तुलना कैसे होगा, ये भिखारी, हम कहाँ राजा, ये देश से इसको निकाल दिए हैं, इसके पिता के भागे जले 14 वर्ष के लिए, भगाए नहीं थे। तो अंगद बोले कि हाँ सही कर रहे हैं, इनका उनका तुलना आपको हो ही नहीं सकता है। बोला कैसे, बोला तुलना हो ही नहीं सकता है। रावण खुश, वाह हमारे बात का समर्थन मिल गया। अंगद बोल रहे हैं अब वहां पे कि कैसे तुलना होगा, सिंधु तरे जिनके बनरा, बोले बानर उनका एगो आया था, बनरा कह रहे, बनरा, हनुमान जी को बनरा कह रहे हैं। बनरा मतलब छोटा चीज, हनुमान जी कहते तो बढ़िया था, चाचा कहते तो बढ़िया था, बनरा करें, बानरा। सिंधु तरे जिनके बनरा, जेकर बांदर 100 योजन का समुद्र तर गया, तू ऐसा है कि एगो रेखा खींच के दिए थे लक्ष्मण, उसको पार नहीं कर पाया, तुम्हारा उनका तुलना हो कहां सकता है। देखो मतलब उनके पास बैठ करके उन्हीं का बखान कर रहे हैं। अब मतलब यहाँ पे डिमरलाइज इसको करना है, नीच इसको दिखाना है कि अरे मूर्ख, तुम्हारा उनका तुलना कैसे होगा, उनका एगो बांदर आया 100 योजन का समुद्र पार कर गया,
तू एगो रेखा नहीं पार कर सका जो लक्ष्मण खींच के गए थे। तुमसे धनुरेख गई न तरी, तुमसे धनुरेख एगो धनुष से रेखा खींच दी तो वो ना पार किया गया कि एगो रेखा चिन्ह। तू कह रहा है कि इनसे तुलना करेंगे। ये मैनेजमेंट होता है, ये मैनेजमेंट होता है। हम लोग के पढ़ाई में मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता है, बस याद करो जल्दी जल्दी। हम लोग का जो सिलेबस है ना ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब क्या हुआ, इतना ज्यादा है कि प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों को टाइम ही नहीं देता है कि उसको दैनिक जीवन में लाएं। बैक टू बैक मिलता जाता है, ये याद करो, अब ये याद करो, अब ये याद करो, करते जाओ तो परीक्षा गया। फिर 10th क्लास में हुए हाल, अरे थोड़ा टाइम देता। जिससे फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं ना, कुछ ही प्रैक्टिकल हुआ है अभी तक स्कूल में, चाहे यहाँ पे कुछ कुछ नहीं होता है, टाइम ही नहीं है। 5 गो सिलेबस, टोटल करीब 100 गो चैप्टर पढ़ना है 365 दिन में, उनमें छुट्टी है। एक चैप्टर में 20-20 को क्वेश्चन डल रहे हैं सब, करीब टोटल क्वेश्चन मिलाओगे ना 1000 क्वेश्चन पहुंचता है। 365 दिन में 1000 क्वेश्चन पढ़ना है। घंटा लड़का वो करेगा एक्सपेरिमेंट, कहां से करेगा, टाइम में करे भेरी, बैक टू बैक मिल रहा है। लेकिन नालंदा का जो था, नालंदा का जो था वो शिक्षा क्रम इस तरह से बनाया गया था कि वहां से पढ़ के निकलिएगा अगर तो पक्का है कि आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। शब्द विद्या, अब देखो वहां पे पढ़ाई किस किस चीज से होता था। शब्द विद्या, व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। अभी भी हम लोग की शिक्षा नीति भी सही है, अभी भी सही है। अब गलती का है, थोड़ा सा तो सही है, हम पढ़ के देखे यहाँ पे। अब गलती का है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। जवन है तो उन्होंने पढ़ाई हो रहा है बढ़िया से, तो वे लोग बताओ तो। जवन है, जवन ठीक है, जो शिक्षा नीति खराब है बढ़िया है, जवन है तो तो पढ़ाना चाहिए ना, वो पढ़ाई हो रहा है पूरा का तरह से। कहाँ हो रहा है? 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, 6 गो सब्जेक्ट में को गो सब्जेक्ट पढ़ाई हो, को गो चैप्टर पढ़ाई होता है, को गो कुछ ही होता है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली पढ़ाई कुछ ही हो रहा है। मैथ लो, मैथ 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 मैथ। अब लड़का को जब मुगल का नाम आता, मुगली का कहला, संस्कृत का नाम होता, भाग संस्कृत में हम तो सफा 0 बनी। हम बताते हैं लड़का बदमाश काय हो रहा है, बिगड़न तो हो रहा है, काय हो रहा है, क्या कि उन लोग को सिखाया नहीं जा रहा है। हम सही बता रहे हैं, गलत रास्ता पे जाइएगा कैसे। तो अब सही रास्ता जानते हो कहाँ डाला गया है? संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है, संस्कृत देवों की भाषा है, संस्कृत में डाला गया। अच्छा जी, जो संस्कृत में लेकर डाला गया है, संस्कृत गोल है। 10th क्लास में 1 महीना के लिए कभी संस्कृत मिला तो ठीक, नहीं तो साफा साफ। ओकरा बाद है नहीं खे, है कि नहीं ऐसा? ओकरा बाद डाला गया हिंदी में, इहो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर तुमको घमंड हो जाता है, तुमको लगता है कि हम बहुत बड़े बाहुबली हैं, तो इतिहास पढ़ो, तुम्हारा कुल घमंड चूर चूर हो जाएगा। काहे कि उसमें दिखाया गया कि बाबर, हुमायूं, छोड़ो ना इन लोगों को, नया नया आते हैं। अब यूपी में चलो, फोटो में सट गए कितने लोग। अभी कल एगो मुख्तार अंसारी था, जेल में मर गया। 2-4 दिन उठा पटक सब करेगा, कैसे मुंगा, सब कोई कह रहा है कि जहर देकर मुंगा है। 2-4 दिन कार्रवाई होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला, हम गारंटी लेते कुछ नहीं होगा। कहीं को जाकर राजा ऐसा है ना कि कुछ करने ही नहीं देगा, वो सब पास करवा देगा। अरे सीएम साथ है। आपको पता है वो मुख्तार अंसारी जो था, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल 15 साल पहले जब जोगी सांसद बने थे तो उन पर गोली चलवाया था, मुआने का प्रयास किया था, एकदम मुआने का प्रयास किया था कि अब जोगियों को मुआ देते हैं। वो संसद में जाके योगी जी खूब रोए थे, उसका वीडियो अभी भी है। रोए थे कि हम बताइए इस संसद के सदस्य हैं कि नहीं है, हम पर जानलेवा हमला हुआ है। तो सब हंस रहा था, देखो आज सबको रुला रहे हैं। वही रोल का बदला ले तो टोटल गैंगस्टर करीब 6 गो को तो एकदम इनकाउंटर करवा के मुआ दिए। एक को जहर देकर मुआ है, सही बात है, और खाना में जहर दिया है। वो ऐसा आदमी था, जानते हो केस कब से चल रहा है? 2005 से
2005 से केस चल रहा है, लेकिन ऐसा आदमी है करीब 9 गो केस है ओकरा पे, एगो नहीं। अरे खुलेआम बंदूक लेके चलता था वो। फिल्म उली में देखते हो ना, जैसे आता है रॉकी भाई वाला में देखे हो ना, कि गाड़ी से चलता था एकदम बंदूक लेके, वो इससे चलता था। वो अभी वीडियो है उसका, हम कल देखें। वो इससे चलता था, वैसा खूंखार आदमी था ही। 2005 से क्या चल रहा, ऐसा आदमी था कि एकरा खिलाफ कोनो गवाही नहीं देता था, कोनो नहीं। जब 2016-17 में योगी जी बने तो 2022 में गवाह एगो आया योगी जी के चलते। ये जब अब आए, अब 2-4 गो को मुआए इनकाउंटर करके, कौन के गाड़ी पलटवा के जैसे तैसे मुआए 2-4 गो के, तब आया एगो गवाह देने, तब इसको आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। ऐसा आदमी था वो, जानते हो बैठल है जेल में कम से कम 24 है ना, 8 साल से 5 साल से जेल में बैठा, जेल में बैठल बैठल 2 बार चुनाव जीता है वो। ई हाल था, ऐसा बदमाश आदमी था वो। अब ओकरा के सोचला कि तब एकरा जी के करी कही, कैसन करे के, ऐसा ओकरा के कहता पॉइजन दिया गया है, कह रहा है सब कैसन पॉइजन दिया गया, विपक्षी कह रहा है कि ऐसा पॉइजन दिया गया है जिसका पोस्टमार्टम में भी जिक्र नहीं आएगा, पोस्टमार्टम में भी जिक्र नहीं आएगा, विदेशी कोई पॉइजन दिया गया, वो लोग कह रहा है। तो जोगी जी करे, जज कराओ, जज को जी करो, बस कुछ हो ही जांच। अभी सुनो, पोस्टमार्टम होकर जोगी जी करवाए है अपना मर्जी से, वो लोग को बॉडी भी नहीं दी है, डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाओ, डायरेक्ट कब्रिस्तान। वो जब पुलिस के सामने खाना सन गाड़ो सन चला सन ना होगी तो पेट्रोल डाल के जला दो सर, वही में कुछ नहीं होगा, बॉडी खत्म, काम खत्म। तो ये हाल है। तो उस समय तो मतलब हम लोग का क्या दिक्कत है कि पढ़ाया नहीं जा रहा है, अब पढ़ाया नहीं जा रहा है तो वहां पे सब पढ़ाया जाता था। अब सुनो क्या क्या जरूरी है। शब्द विद्या, व्याकरण पढ़ेगा जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हेतु विद्या, तर्क शास्त्र, आज का रीजनिंग यही है। रीजनिंग पढ़ाया जाता था जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, ज्ञान मिल सके, उसको कुछ विकसित हो सके। इसके बाद चिकित्सा विद्या पढ़ाया जाता था उसमें, जिसे सीखकर छात्र कम से कम स्वयं तो स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी निरोगी बना सके। कम से कम हम जानते हैं कि कैसन कैसन खाना खाना है, दूसरों को तो बता सकते हैं ना, और दूसरा के ना बताएंगे, अपने तो जानेंगे ना। व्याकरण पढ़ाया जा रहा था जिससे भाषा सही हो सके। इसके बाद तर्कशास्त्र, दिमाग बढ़ाने के लिए रीजनिंग, चिकित्सा शास्त्र। इसके बाद अब सुनो, शिल्प विद्या, कोई ना कोई कला सीखना है आपको। कला क्या क्या है, एक ना एक शिल्प को सीखना अनिवार्य था जिसके द्वारा छात्र व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। कोई ना कोई कला आपको, मूर्ति बनाना सीखना है, चित्र बनाना सीखना है, गाना गाना सीखना है, नाचना सीखना है, कुछ ना कुछ आपको सीखना ही सीखना है। क्रिकेट खेलना सीख लो, कुछ सीख लो, ताकि बाहर जब निकलो यहां से तो कमा सको, कम से कम कुछ तो आता होगा, खाना बनाना सीख जाओ। कोई ना कोई कला सीखना ही जरूरी था उसमें। सोचो इतना बढ़िया से। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। ये चारों तो एकदम कंपलसरी था वहां पढ़ना, कि पढ़ना ही है वहां, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया एक्स्ट्रा चीज। इससे ना विकास हुआ, ऐसे ही ये सब महान महान बने। आचार्य शीलभद्र के योग शास्त्र के समय, अभी कल ही एक बात हो रहा था, तो कोई लड़की बोल रही है कि सर जी तो खाली 7-8-6 का, हम नाम नहीं बताएंगे, सर जी खाली 1 दिन पढ़ाते हैं, 2 दिन लिख पाते हैं। अब बता ये कौन रूल है, 1 दिन पढ़ा पढ़ा के 2 दिन लिखवाते हैं, वो तो नहीं कि 250 रुपये लेते हैं, 1 दिन पढ़ावल के 250 रुपये लेते हैं। बोले आए 250 रुपये लोग होता खाली, अब कितना 1 घंटा खाली पढ़ावे लो, यानी कि महीना में 10 दिन 3 दिन में 1 दिन, 30 दिन में 10 दिन, बोले 30 दिन में खाली 10 दिन पढ़ाओ तो ना 250 रुपये लेता रहा, बाकी 2 दिन बाद क्लासवा घरे चला था का तहार, पहले तो घरे तो चलत नहीं के 10 दिन पढ़े आओ तला जा। पहले तो ये दिक्कत है, दिमाग में देखो कितना गलत चीज भर रहा है। दूसरा चीज, वो जो टेक्नोलॉजी बिल्ड किए हैं, हम ना किए हैं, और जो बना के हिलाए हैं, तार नानी बना के देते जा,
ई बनावे में हमरा कितना टाइम लागेला, ई उम्मीदों है वो पूरा फोटो के साथ सब कुछ इमेज के साथ लाना, ये दिन भर हमारा लग जाता है इसमें करने में। ये सब तुम दिख रहा है 1 घंटा 2 घंटा खाली, ये करने में हमारा दिन भर लगल है। दिन भर के महीना 30 दिन, दिन भर के हमारा काम है 250 रुपया। अब बताओ, एक मजदूरों दिन भर 8 घंटा काम कर देता है, वो एक दिन के 400 होता है। एक दिन के हम 30 दिन के 250 रुपया ले रहे हैं। कोरा लड़का के कल ये घंटे तो पढ़ावेलन। एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, फिल्म कितना घंटा का होता है? मुश्किल से 2.5 घंटा चाहे, लेकिन का 3 घंटा बनी ले वो 5-5 साल से बना रहा है, तो लास्ट में 3 घंटा खाली किया। वो हाल है। तो ये कुल दिमाग में मत भरो। दूसरा चीज, हम सोच रहे हैं कि सब सब्जेक्टवा जब ठूसेंगे देंगे तो कम से कम कुछ तो बुझाने लगेगा। एक सब्जेक्ट हम भी नहीं डाल सकते, हमें यार क्या है, मैथ खाली पढ़ा देंगे, हमारा पूरी पढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ परिवर्तन आए, उतना टेक्नोलॉजी बिल्ड किए, उतना सा पंखा उनका लगाए, बेंच ये कुल कहाँ जाएगा? कोई 10 दिन के पैसा 250 ले, थोड़ा 1 दिन के 25 रुपया पड़ जाता। यानी कि वाह क्या कैलकुलेशन है, कितने हैं। 678 वाला में से कोई एगो बोला था। तो नया नया बच्ची है अभी, जो भी आया है नया नया है अभी। 1 महीना कम से कम रह जाएगा तब समझ में आएगा कि क्या चीज था। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनसे पहले धर्मपाल संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। सुनो, अब वहां के सबसे बड़े विद्वान किसको माना जाता है? आचार्य शीलभद्र को। और धर्मपाल के सबसे पहले कुलपति थे। ऑब्जेक्टिव आएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे पहले कुलपति कौन थे? तो धर्मपाल। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि आचार्य, अन्य आचार्य युवानचांग के समकालीन थे। जिस समय युवानचांग अपने देश चीन को लौट गए थे, उस समय ये भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। मतलब ये युवानचांग के समकालीन का मतलब कि उस समय युवानचांग भी, जैसे नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, ये लोग भी पढ़ रही है, तो नहीं हमारे बैच का था सब। अब इसमें से कोई यूपीएससी निकाल लिया, कोई बीपीएससी निकाल लिया, कोई डॉक्टर बन के तो करे देखो ना हम गोबर काछ रहे हैं, हमारे साथ पढ़त रहे, हमारा बगले में बैठत रहे, वो डीएम बन के बढ़िया बत्ती में घूम रही, लाल बत्ती में घूम रहा है, घूम रही है, हम है जा गोबर का छतनी। तो वो समकालीन थे। तब आचार्य शीलभद्र ने भिक्षुओं से वहां रह जाने के लिए अनुरोध किया था। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे कि यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। युवानचांग से कहा था कि तुम यही रह जाओ, चीन का था युवानचांग, बोला कि तुम यही रह जाओ, तुम मत जाओ अपने देश। तो बोले कि नहीं, ये देश, ये जो भूमि है बुद्ध की भूमि है, भगवान बुद्ध की, यहां पर कोई भी आकर के मन करेगा ही कि यहीं रह जाएं। लेकिन यहां आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने भाइयों के हित के लिए भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहां आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहां से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है वो दूसरे को क्या कर सकूं, बांट सकूं। इसीलिए हम अपने देश चीन जा रहे हैं। सोचो, यहां से पढ़ पढ़ के चीन वाला कितना आगे निकल गया, हम लोग ऐसे रह गए। यह उदात विचार बोधत्सव जैसे है, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदासाओं का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रचार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट अस्त्रोंग छनगप्पो ने अपने देश में भारत लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए यहाँ के विद्वान थोमनी संभोट को नालंदा भेजा। सोचो, यहाँ का जो प्रचार था वो यहीं नहीं रहा, चारों तरफ चला गया। जिसने आचार्य देव विद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। मतलब यहाँ के, अभी देखे होंगे मोदी जी को बुलाया जाता है हर जगह,
आपको क्या लगता है क्यों बुलाया जाता होगा? कुछ बताने के लिए, कुछ बताने के लिए। मतलब क्या है, देखे होंगे कि बड़े बड़े जब समारोह होता है ना, तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, वो आकर के कुछ बताते हैं। ऐसे ही नालंदा से कुलपतियों को, अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को बुलाया जाता था कि आइए कुछ यहाँ पे आके बोलिए, कम से कम इन लोग गधा जो बैठा है उन लोग को कुछ सिखाइए। तिब्बत जा रहे थे सब। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। ये लोग भी बड़ा तेज था, वो लोग गया ऐजा से जाके तिब्बती भाषा सीख के आया। तिब्बती भाषा मतलब वहां का भाषा। आ करके जो भी यहाँ का हिंदी में लिखा था सब तिब्बती भाषा में लिख दिया। लो सुन, पूरा सुन लिखे। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सैन्य सैन्य धीरे धीरे, संस्कृत शब्द है, वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव और दीप शंकर आदि ज्ञान आतीश का नाम उल्लेखनीय है। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक विशेष केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया और मध्य एशिया का कला पर डाला। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित है। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति और उस समन्वित साधना का फल है जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म एवं दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई है। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, दर्शन और ज्ञान का एक सबसे बड़ा केंद्र नालंदा में पुनः स्थापित करें। तो ये था पूरा तरह से नालंदा का विवरण। नालंदा हम लोगों के क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत एक बड़ा केंद्र था और भारत के लिए भी था। यहाँ पे अनेक विदेशी यात्री आए, भारतीय छोड़ो ना, विदेशी यात्री आकर के और यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करके अपने जगह जाकर के ज्ञान का परचम लहरा दिए। ठीक है।